हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान वाले पोर्शन में सैम्पल पेपर 2022। ठीक। अब इसमें देखिए, हमारा जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी थ्योरी पे जो हम एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, वो हमारा आता है 70 नंबर का और 30 नंबर हमारा होता है बाबू प्रैक्टिकल में। ठीक है। अब इसमें हम देखिए 3 खंड होते हैं। ये हमारा भौतिक विज्ञान यानी खंड क में हमें से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है। खंड ख में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जो हम केमिकल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। अब ये खंड ख हमारा यानी खंड ग, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, इसमें बायोलॉजी प्लांट और एनिमल के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट हम रखे हैं, यानी किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आने वाला है वो आप तैयार करके जाइएगा। जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है उस पोर्शन को हम ज़्यादा तैयार करेंगे। ठीक है। देखिए, ये हमारा है महत्वपूर्ण इकाई और कितने मार्क से आएगा। देखिए, रासायनिक पदार्थ प्रकृति का व्यवहार यानी केमिस्ट्री से, यानी ये खंड ख वाले पोर्शन से, यानी केमिस्ट्री वाली जब आप जहाँ पोर्शन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है बुक में, वहाँ से रासायनिक पदार्थ प्रकृति का व्यवहार से हमारा कितना नंबर, 20 नंबर आएगा। ये आप इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये इसमें केमिकल के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ठीक। जैसे का यानी पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाएगा। यदि पीरियोडिक टेबल आपको ट्रिक में देखना है तो आप विजिट करिएगा एजुकेशनल ये बायो वाला चैनल पे। हम एक ट्रिक के माध्यम से 9 मिनट के अंदर यानी पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक। ये नहीं रहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम एक एक करके समझाएंगे। यानी रासायनिक पदार्थ प्रकृति का व्यवहार के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। और कार्बन और देयर कंपाउंड, हाइड्रोजन यानी कि साबुन कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसमें हम बताए हैं। ठीक है। अब जैव जगत यानी आपको बायो वाले पोर्शन, ये बायो वाले पोर्शन में से कितना है आपको याद करके जाना है, 20, यानी 20%। जैसे क्या हो गया, आदमी पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं वो जैव जगत के अंतर्गत आती। अपवर्तन यानी लाइट वाला चैप्टर से आपका 12 नंबर देखियो, यानी परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, सारी चीज़ें इसमें बताए जाएंगे। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, ये फिजिक्स से आपका 13 नंबर। प्राकृतिक संस्थान के बारे में आपको 5 नंबर का आएगा। ठीक है। ये हमारा था एक ओवरव्यू कि यानी किस चैप्टर से कितना वेटेज है नंबर आने के। ठीक। ये से अब इसी पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, यदि आता है तो पहले आप वीडियो पॉज करिएगा और तुरंत कमेंट में आप वहाँ यानी ये इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक। इनमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि वीडियो आता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है। देखिए, पहला यानी ऑप्शन समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो बताइए, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है। अब प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये तो आप छोटे ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकिरण मतलब क्या होता है, ऐसे फैलाना, प्रकाश के प्रकीर्णन के खाना हमारा आंसर है। ठीक। देखिए, आपको पूछा किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक हमारा कितना है बाबू, 220 वोल्ट और 100 वाट है। तब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और ये हमारा 25 वाट। 25 वाट हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक। अब देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, यानी लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान, यानी जो ये विद्युत धारा परिपथ में जो होती है सर्किट, ये सर्किट ऐसे होती है, तो इसमें विद्युत धारा का मान हमें बताना है। यानी बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित आता है। इसमें यानी लघुपथन में परिपथ में हमारा ये विद्युत धारा बहुत हाई हो जाती है। हाई मतलब बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस पे आप टिक मार दिएगा, ये सी वाला ख का। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा डाल दिया गया। देखिए, स्टार डाल दिया गया, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो ये हम क्या कहते हैं, जनित्र बोलते हैं। ठीक। ये हमारा ऑप्शन वाला था। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, वाहनों में किस प्रकार का दर्पण को पश्च
दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती और क्यों। कहने का मतलब हम जो गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर, उसमें जो पीछे का यानी पीछे का देखने के लिए शीशा लगा होता है, किस दर्पण का यूज किया जाता है और क्यों, यानी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये यानी सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो छोटा होता है उस दर्पण को दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि बाहर की ओर यानी क्या होता है, उत्तल दर्पण यानी बाहर की ओर वर्कित होती है, यानी वक्रित होती है। और उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए समर्थ, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। दोबारा बता रहे हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक, जो गाड़ी का शीशा लगा होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का शीशा यूज करते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना बाबू, ये एफ बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। वस्तु के लेंस के कितनी दूरी पर रखें कि यानी उसके द्वारा वस्तु का लेंस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी का प्रतिबिंब बनता है। चलिए ऑप्शन एफ बराबर -15, ये एफ है। और ये आपका यानी वी बराबर कितने, वी बराबर 10, तो वी बराबर हम 10 ले लिए। अवतल लेंस के लिए एफ और यम का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। एफ और यम का मान क्या होता है बाबू, यहाँ से देखिए ये निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इससे आप फार्मूला से यहाँ से सॉल्व करिएगा। देखिए ये आप सॉल्व करिएगा। देखिए 1 यानी v का मान हम क्या यहाँ रख दिए और f का मान यहाँ रख दिए। ठीक, अब इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दिए। दोनों का एलसीएम लेगा 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 होगा तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, u बराबर कितना -30 सेंटीमीटर। यानी अतः यानी वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ठीक, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ से ग वाले यानी यही दूसरे का ग वाला ख वाला पोर्शन होता। ठीक, अब ये दूसरे का ग वाला जरा दृष्टि दोष और इसका निवारण किया था। जरा दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, इसमें आपको यानी जिस आदमी को हुआ रहेगा, यानी न तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी न तो दूर की वस्तु दिखाएगी, यानी कोई भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। इसके निवारण के लिए किसका यूज किया जाता है इसके निवारण के लिए फोकल यानी बाई फोकल, बाई मतलब दो, अब फोकस मतलब इसमें जो यानी बाई फोकल लेंस यानी उत्तल, ऐसे कई चश्मा देखे हैं जैसे जो मोटा होता है, बहुत बड़ा मोटा होता है, यानी मोटा होता है, तो उसे उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पूछा तीसरा क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 3 का प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। और इसमें आपका ये क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या ये क्वेश्चन यहाँ से दिया, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। और उसी में पहला ऑप्शन 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी एक बार 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना, एक बार 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ठीक, अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर, अब जैसे यहाँ का प्रकाश का परावर्तन का नियम यानी किसी पालिश से ये आपका पालिश किया गया, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से वापस चली रही है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब इसका नियम यहाँ से देखिए दिया है, क्या दिया नियम, यानी 2 नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। देखिए करिए, ये जो आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है और ये आ रहा है, जो आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, इसके बीच में जो अभिलंब होता है वो परावर्तन कोण के, देखो परावर्तन कोण आपतन कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक, ये था हमारा थर्ड का ये प्रकाश का परावर्तन। अब इसी में जो ये क्वेश्चन है इसका यहाँ से ये जो इसमें क्वेश्चन दिया है उसे क्वेश्चन यहाँ दूसरे पेज पे देखिए क्या दिया, फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया बाबू हमें, 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, यह बराबर 1/2, यानी r की वैल्यू जो दिया है, या फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, r का हम 2 बार यानी क्या होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा r की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम मान में रखेंगे। ठीक, अब ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये जो डायग्राम दिया गया है, और हर एक क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, यानी पहला ऑप्शन में u इक्वल टू कितना रखना बाबू, यानी -5। अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो प्लस कितना आ जाएगा, +10, यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके, यानी देखो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कहने का मतलब ये देखो, यानी v बराबर कितना आया बाबू, +10 सेंटीमीटर, यानी अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी, यानी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक, ये प्लस के लिए है। अब इसी का सेकंड पोर्शन, यानी सेकंड पोर्शन में हम क्या रखना है बाबू, r, यानी u की वैल्यू हमें कितना रखनी, -15 सेंटीमीटर। इससे आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना, v की वैल्यू कितना आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब क्या हो गया, यानी अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा हुआ वास्तविक बनेगा।
ठीक, ये हमारा थर्ड का यानी थर्ड मतलब प्रकाश का परावर्तन को जो नियम बताएं उसमें जो क्वेश्चन था वो वाला पोर्शन था। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं तीसरा का जो अथवा वाला क्वेश्चन है। तीसरा का अथवा यदि आपको मन करेगा तो वो लगाइएगा, नहीं तो तीसरा का अथवा दिया ये यूज करिएगा। पूछा विद्युत विभवांतर की परिभाषा दी है, उसका मात्रक, यानी पहले विद्युत विभवांतर का परिभाषा देना और उसका मात्रक होता है। और इसमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में एक बार आपको समांतर क्रम श्रेणी यूज कर यानी समांतर क्रम यूज करना है और एक श्रेणी क्रम यूज करना है, समतुल्य प्रतिरोध यूज करना है। अब पहले हम यानी विद्युत विभवांतर का यहाँ से हम डिफिनेशन परिभाषा बताते हैं। देखो, धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के किसी धन आवेश को यानी देखिए करिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया काम उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है। ठीक, अब इसमें आर की वैल्यू R1 कितना होता है, R1 10 सेंटीमीटर। देखिए R1 ये R1 है, ये R2 है, R3 यहाँ वैल्यू दे रखा है। समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला यहाँ से लगाइएगा तुरंत एक यानी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए करिए, ये आपका ओम बला यहाँ से एक ये 11/60 यहाँ से आप ओम करिएगा, यानी इसका मात्रक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अब इसी का श्रेणी क्रम में करके रखेंगे, कैसे रखेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से फार्मूला R बराबर सिर्फ को ऐड कर देना, ऐड सिंपल सा ऐड आता है बाबू। ठीक, और यदि नहीं समझ में आता इसका प्रूफ हम अपने चैनल पे एकदम बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करिए, पूछा चौथा क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना। क्या बात, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींच कर उसका सिद्धांत भी बताना। ये हम चित्र बना दिए, चित्र बना दिए और इसका कार्य विधि कैसे कार्य विधि होती है इसके बारे में हम यहाँ से देखिए बताएंगे। देखिए क्या दिया, कार्य विधि पहले बताना है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर बदलता है, परिवर्तित कार्य यानी कन्वर्ट बात एक ही है, ये करता। अब सिद्धांत, जब कुंडली, कहने का मतलब इसी से हम समझा देते हैं। ये देखिए क्या दिया, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, यानी दो चुंबक है और ये जो लाया गया है तो ये कैसे घूमता है, यहाँ से ऐसे, यानी ये हमारा जब ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का उल्टा घूमता है ये। अब यहाँ से देखिएगा नीचे जो ये बैटरी लगी है, बैटरी और ये बुश लगी हुई है, ये इसके क्या कहते हैं, यांत्रिक यानी विद्युत ऊर्जा है जो उसे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब यहाँ से देखिए टॉपिक आप जरूर लिखिएगा, रचना। अब इसका चुंबक, तो चुंबक के बारे में आपको पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। ठीक, चुंबक के बारे में आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा इसमें सेकेंड टॉपिक आता है, यानी इसी का जो हम कार्य विधि बता रहे हैं सेकंड हमारा टॉपिक है, यानी उसी में हेडिंग है कुंडली के बारे में आपको बढ़िया से लिखने पर। विभक्त बल है, जो नीचे विभक्त बलाएं हैं बल बताए हैं। देखिए ये जो चुंबक के बारे में लिख दिए हैं, ये चुंबक के बारे में हेडिंग डाल के आप चुंबक के बारे में लिखिएगा। उसके बाद ये कुंडली के बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा विभक्त बल, जो नीचे के ये विभक्त बल है तो इसको आप हेडिंग डाल के ये लिखिएगा। ये अब बुश, जो नीचे बुश यानी B1 और B2 है, यहाँ बुश लिखिएगा। और यहाँ से बैटरी का क्या काम है इसको बारे में बताइएगा आप, यानी कार्य विधि यानी इसका काम क्या है यहाँ से पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये इसकी कार्य विधि है, ये उसकी कार्य विधि है। ठीक, अब यहाँ से हम आते हैं यानी खंड ख वाले पोर्शन पे, केमिस्ट्री वाले पोर्शन यानी केमिस्ट्री ख। देखिए केमिस्ट्री यानी पहला क्वेश्चन 5वें का पर यानी Zn और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इससे यदि क्रिया करेगी तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ये रासायनिक अपक्रिया जो हो रही है किस प्रकार के, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन यानी विस्थापन या अभियोजन। तो हमारा कौन सा यानी पहला यानी 5वें का दूसरा हमारा सही है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, जल की कठोरता हटाने के लिए किस का उपयोग करते, कहने का मतलब जल में जब नॉर्मली पानी लेते हैं उसमें क्या होता है, डिटर्जेंट यानी घड़ी डिटर्जेंट जब मिलाते हैं तो क्या होगा, ऐसे देखो पानी हल्का हो जाता है। यानी जल की कठोरता हटाने के लिए हम धामन सोडा का यूज करते हैं। ठीक, जब Na2CO3 और 10H2O है यानी बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है पानी रहेगा तो धामन सोडा का फार्मूला है। और इसी को पानी को हम 8 कम कर दें 2 रखें तो हमारा खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी धामन खाने वाला सोडा। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह, कहने का मतलब OH मतलब क्या यूज करेंगे, ऑल। तो बताओ ये नॉन ओन यानी कीटोन ग्रुप में चला गया, ये OH ग्रुप में चला गया, ये नल अल ग्रुप में चला गया, हमारा नाल यानी ब्यूटेनॉल, तो हमारा ब्यूटेनॉल ऑप्शन सही है। ठीक, अब हमसे पूछा है यहाँ से रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, यहीं पे लिखा बाबू ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो उसे हम कौन सी क्रिया बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। यहाँ से हम ऑप्शन देखो, एक देखो यानी कॉपर जो है यहाँ से देखो कन्वर्ट यानी अपचयन हो रहा है इसका, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा था, ये आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप वहाँ से
लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेडॉक्स अपक्रिया, हमसे पूछा रेडॉक्स अपक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में लिख दिए। रासायनिक अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, तो एक उदाहरण हम देखें, यानी कौन हमारा अपचयन हो रहा है, कौन हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, ये हम समझा दिए। ठीक, ये हमारा छठा क्वेश्चन था। अब छठा का ख वाला क्या पूछा, बेकिंग सोडा बनाने का हमें क्या बताना, विधि बतानी है और उपयोग बताना। बेकिंग सोडा कैसे बना सकते हैं, हमें लेना है यानी क्या होता है अमोनिया, यानी क्या होता है अमोनिया सोडा विधि से, यानी एक विधि हमारी अमोनिया सोडा विधि, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट माध्यमिक के यानी की तरह यूज करते हैं। जैसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl, ये NaCl है, NaCl के साथ जो क्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम बाई यानी अमोनियम कार्बन यानी अमोनियम कार्बोनेट है, जिसे हम कहते हैं अमोनियम सोडा बोलते हैं। अमोनियम सोडा Na के साथ क्रिया करेगा तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, और दूसरी विधि हमारी क्या है, सोडियम कार्बोनेट विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। देखिए कहने का मतलब Na2CO3 अब प्लस पानी और प्लस यानी क्या मिलाएंगे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे हमारा क्या बता सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। अब इसका यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट का अम्ली, कभी कभी आप ये हम सब लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं कि नहीं, तो इनो जो होता है तो यानी ये हमारा एक तरह का बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, यानी आग बुझाने के यंत्र में, मतलब आग बुझाने, हम नॉर्मली कहीं आग लग जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि बहुत ज़्यादा पानी हम फेंकते रहेंगे तो क्या हमारा पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पानी में किसका यूज किया जाता है, सोडियम यानी बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं। बेकिंग सोडा यूज कर देते हैं तो ये पानी के सरफेस को क्या देता है, ऐसे बढ़ा देगा, पानी के सरफेस को बढ़ा देगा तो हमारा आग जल्दी से जल्दी बुझ जाएगा, हमारा कम पानी में बहुत सारा आग बुझा देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा देखिए ये पूछा है यानी क्या होता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से जाएं यानी जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। कहने का मतलब आधुनिक आवर्त नियम जो होता है, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, यानी आधुनिक आवर्त नियम है, कहने का मतलब ये हेडिंग है। ठीक है, ये हेडिंग है। आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं कि तत्वों के रासायनिक यानी आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, ये अब कहने का मतलब यानी दाएं से यानी दाहिनी यानी हमारा बाएं से यानी बाएं यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक, ये हमारी परमाणु त्रिज्या घटती है। ये हमारा छठे का ग वाला को आंसर था। ठीक है, अब यहाँ से हमें आते हैं सतवें का क्या पूछा है, सतवें का IUPAC आपका यदि पूछे इसका फुल नेम, यानी एक नंबर में जो ऑप्शन में पूछ सकता है, तो इसका इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप IUPAC नाम इसका फुल नेम लिख सकते हैं। यदि देगा एक नंबर में तो लगाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमके IUPAC नाम लिखने के लिए दिएगा। ठीक, IUPAC नाम जैसे ये दिया है ना, तो बताइए IUPAC नाम को पहले सबसे बड़ी चैन आपको ढूंढनी है। कहाँ सबसे बड़ी चैन जो रहेगी उसे ढूंढना। देखिए सबसे बड़ी चैन ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 हमारी सबसे बड़ी चैन है। अब देखिए किस पोजीशन पे क्या जुड़ा है, तो बताइए क्या होता है 1 2 3 4 यानी चौथे पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ चौथे पोजीशन पे एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एक फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। तो 4,4 यानी 4 4 दो बार है ना, तो 4,4 डाई मेथाइल, यानी एक के लिए मेथ यूज करते हैं आइल, यानी फंक्शनल ग्रुप है, मेथाइल यूज करिए। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो हमारा पेंटोनोइक एसिड यूज किए कि नहीं, तो ये हमारा IUPAC नाम है। दूसरा आते हैं, इसमें भी हम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप यानी सबसे बड़ी चेंज ढूंढनी है, 1 2 3 4 और वरीयता किसे देनी, यानी जो सबसे फंक्शनल ग्रुप है उसे सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ देखिए ये OL ग्रुप है यानी एल्कोहल ग्रुप है। देखिए 1 2 3 4 2 पे हमारा क्या जुड़ा है क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो लगा दिया। एथ यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो हमारा ब्यूटेनॉल हो गया, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल लिख दिए। अब यहाँ से पूछा संरक्षण किसे कहते हैं और उसके बचाव के बारे में बताना है। ठीक, यहाँ से संरक्षण किसे कहते हैं, देखिए संरक्षण किसे कहते हैं, धातुओं का संरक्षण करने की 2 विधि बताएं। संरक्षण मतलब क्या होता है, जब हम शटर वटर घर में लगाते हैं, शटर हो गया दरवाजा हो गया, तो लोहे की यदि लगी रही होती जंग पकड़ के क्या हो जाती, खराब हो जाती, हमारी लक्कड़ के भी खराब हो सकती है। ठीक, संरक्षण धातु वायुमंडल की नमी कार्बन डाइऑक्साइड SO2 के साथ क्रिया करके यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये क्या करती हैं, उसमें जंग लगा देती हैं, हमारे शटर में जंग लगा देती है, तो उससे हमारी क्या हो जाती है, हमारी
जो शटर वगैरह हो सब खराब हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को, जंग लगने की प्रक्रिया को, और जो यानी हमारा खराब होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संरक्षण बोलते हैं। ठीक, धातुओं की सतह को खराब हो जाती है तो इस क्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। अब कैसे कैसे हम उसे बचा सकते हैं, उसमें क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ये इसका एग्जाम्पल है। तांबे की बर्तन पर नीले हो जाना, सोने या चांदी के गहने काले पड़ जाना, ये संरक्षण का एग्जाम्पल। अब कैसे बताओ उसे बचा सकते हैं, यानी कैसे बचा सकते हैं, बचाने के कितने नियम हैं बचाने के, यानी पेंट या वर्सिन लगा के। कहने का मतलब हम जब दरवाज़ा को पेंट कर देते हैं, अच्छे से पेंट कर देते हैं, तो उसमें क्या जंग नहीं पकड़ता, यानी पेंट करके हम बहुत दिन तक उसे, यानी पेंट है, यानी ये हमारी पेन है, देखिए ये पेन, इसके ऊपर हम नॉर्मली ऐसे पेंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा, इस पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से पेंट लगा दिए कि नहीं, तो ये ऐसे हमारे हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है, तो ये हम जो ये ऊपर से लगाए हैं, तो ऐसा हम एक लेयर लगा देते हैं, पेंट की लेयर लगा देते हैं, तो हमारी ये शटर वगैरह होती ख़राब नहीं होती। पेंट तथा वर्सिन करके हम कर सकते हैं, तेल तथा ग्रीस लगा के कर सकते हैं, यानी गैल्वेनिकीकरण लगा के कर सकते हैं। जैसे आपके साइकिल में यदि तेल वगैरह न डालें तो हमारी साइकिल अच्छे से नहीं चलती, इसलिए तेल और ग्रीस कर देते हैं तो आराम से हमारी चैन फ्री हो जाती, तो आराम से हम सब लोग साइकिल चलाते हैं भन 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 भन। ठीक, अब यहाँ से हमसे पूछा है, यानी 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण तुम्हें बताना है। क्या बताना बाबू, 8वें का अथवा वाला, इन समीकरण को तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समीकरण याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जी पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एथेनॉल, यानी क्या होता है, एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, बताइए क्या होता है। एथेनॉल और एथिल एल्कोहल बात एक ही है बाबू, तब बताइए क्या होता है। यहाँ से पहला क्या दिए, एथिल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यानी ये देखो CH3CH2O, यहाँ से ही देखो करिए, यहाँ से हमें H2 निकाल देना है। ठीक, H2 यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से H2 निकाल दिए हैं हम, H2 निकाल दिए हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल दिए हैं, ये हम गैस निकाल दिए हैं। अब हमारा दूसरा क्या पूछा है, एथिल एल्कोहल को, यानी कहने का मतलब एथिल एल्कोहल को 443 डिग्री ताप पर, यानी शांत सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4, जो हम नॉर्मली घर तेजाब यूज करते हैं, ये तेजाब का फार्मूला, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, एथिल एल्कोहल लिए हम शांत H2, यानी 443 केल्विन पर H2SO4 में डिहाइड्रेशन किए। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को हमें निकाल देना, पानी निकाल दिए, एथीन हमारा प्राप्त हो गया कि नहीं, तो ये हमारा एथीन था। अब तीसरा क्या पूछा, मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। मेथेन को यदि हम नॉर्मली यानी वायु में जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी निकलेगा, प्लस हीट निकलेगा, कुछ लाइट निकलेगी। ठीक, ये हमारा लाइट है। और चौथा क्या पूछा है, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यानी ये वाला एथेनोइक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, तो एथिल एल्कोहल है। अब यानी CH3COH के साथ क्रिया करके पानी निकाल दिया, और हमारा एथिल यानी क्या होता है देखो दिया, ये निकाल दिया, एथिल मेथिल ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ से 5वां नंबर, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर, एथेनोइक 5वां नंबर हमारा देखो दिया, एथेनोइक यहाँ पर है, तो हमारा क्या बनाता है, ये हमारा CH3COH है, Na2CO3 है, और सोडियम एथोनेट बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस पानी बनाता है। ठीक, 6वां नंबर क्या पूछा है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर, तो बताओ CH3COOH है, अब यहाँ से NaOH यानी NaHCO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा प्लस पानी बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 7वां क्या पूछा, एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा। ठीक, यानी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराइए। कहने का मतलब CH3CO, यानी एथिल एल्कोहल को एल्कली KMnO4 के साथ, ये हमारा KMnO4 है, और हीट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। ठीक, ये हमारा 8वां का रासायनिक वाला प्रक्रिया था। ठीक, अब हम आते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन पे, बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आप ये जरूर अंडरलाइन करिएगा, ये यानी कौन नहीं है, नहीं तो हम नॉर्मली भूल जाएंगे। अंडाशय, यानी औरतों में अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, वन यानी क्या होता है, डिम्ब वाहिनियाँ पर भी पाई जाती हैं, जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ये पाई जाती है। यानी हम सब ये शुक्रवाहिनियाँ हम किस में पाई जाती हैं, हम मेल में पाई जाती है। शुक्र मतलब यानी स्पर्म जो निकालते हैं तो मेल में पाई जाती है, तो हमारा तीसरा यानी 9वें का तीसरा सही है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म हम समझते हैं, जो हमारा जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो हमें क्या होता है, पवन चक्की से मिलती है। सौर ऊर्जा जो सूरज आता है। जल विद्युत, ये हमारा नहीं ऑप्शन, ये हमारा कोयला हमारा ऑप्शन सही है, तो हम कोयला पे लगा देंगे, करिया कोयला। ठीक, अब पूछा देखो क्या दिया, पवन चक्की।
पवन चक्की का उपयोग किन कार्यों में होता है, तो बताओ क्या होता है। ये हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक, ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में यूज करते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक कार्य, दोनों कार्यों इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन पहला सही है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होते हैं तो उसे हम क्या होते हैं, जैव निविनीकरण, यानी जैविक सीधे दिया तो जैव मार देंगे, अजैविक यानी क्या होता है अजैव निविनीकरण, जैव उच्चीकरण, और इनमें से कोई नहीं था। हमारा ऑप्शन पहला सही है। पूछा है स्वपोषी पोषण के लिए, यानी स्वपोषी पोषण के लिए अनावश्यक परिस्थितियों में कौन सा उसका उत्पाद बनता है। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस समझते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ। देखो करिए, यानी स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। इसे प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है, यानी ऑटोट्रॉफ यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। हम सब लोग जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं। क्या बाबू, हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी, किसी न किसी पे डिपेंड है, मगर ये स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसके, सनलाइट की उपस्थिति में। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ये बनाता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल, यहाँ से हम 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड लिए, 12 भाग पानी ले लिए, यानी हमसे ये क्या होता है, ये ह्यूमन से लेता है, ये हमारा ह्यूमन से ले लिया। और ये पानी किसे कौन दे रहा है, हमारा रूट इसे नीचे से लाग रही है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारा देखो करिए, ग्लूकोज बना दिया, पानी बना दिया, प्लस कार्बन ऑक्सीजन बना दिए, जो हम अब यूज करते हैं। ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिए, यहाँ से सन बनाइएगा और यहाँ से इसे लाइट लाइएगा। और देखिए करिए, यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आ रहा है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ से आराम से निकल रहा है। ठीक, ये हमारा था यानी 10वें का क, यानी ये क वाला पोर्शन। अब हमसे पूछा 10वें का ख वाले पोर्शन में पूछा है पुष्प का बीजाणु स्वच्छ, जो जो कहे वही तुम्हें बनाना, ज़्यादा हमें बनाना नहीं है बाबू। ठीक, हमसे क्या नहीं पूछा, केवल चित्र, तो ऐसे चित्र बना दीजिएगा। ठीक, ये चित्र एक बार देख लीजिएगा, यदि यहाँ नहीं समझ में आता तो अपने बुक में देख लीजिएगा। मेन 2 4 10 नाम, यानी 2 4 नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है यहाँ से जैव नवीनीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैव नवीनी प्रकार पदार्थ बहने का मतलब क्या होता है, जो हमें जो चीज़ जलाया जाए, यानी जो चीज़ जलाया जाए वो हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो। देखो, जैव नवीनीकरण कचरे के धीमे अपघटन, यानी क्या होता है, कोई चीज़ से प्लास्टिक होगा वो धीरे धीरे अपघटित होता है, यानी टूटता है, वो जल्दी नहीं टूटता है। ठीक, वो क्या होता है, यानी स्वरूप गंध तथा हानिकारक गैसों की उपस्थिति के कारण मानव के सांस की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे कोरोना आ गया था तो हमें बताओ सांस में समस्या हो रही थी कि नहीं, उसी तरह से। और ये जब यानी क्या होता है जैव नवीनीकरण, यानी जब ये जब जलता है तो इसे कार्बन को वायुमंडल में आपस में छोड़ दिया जाता है। ये जो कार्बन है ये हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में दोबारा जाके मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये 11 नंबर यानी मादा जनन का स्वच्छतित चित्र में बनाना। कौन सा, देखिए 11 नंबर का ये मादा जनन का स्वच्छतित चित्र बनाना। तो मादा जनन में क्या क्या होता है, मादा जनन स्त्रियों में एक प्राथमिक होती है और द्वितीयक होता है। प्राथमिक हमारा क्या आ जाएगा, ओवरी, यानी जो पहले ओवरी निकलता है तो ओवरी, यहाँ से ओवरी निकला। द्वितीयक में ओवरी के बारे में लिखना है। ओवरी कहाँ, साइड में होती है, अभी चित्र दिखा देंगे। द्वितीयक लैंगिक जनन, इसमें आपकी होती है अंडवाहिनियाँ। अब ये हमारा देखिए डायग्राम है, ये एकदम इजी वे में हम डायग्राम को बनाए हैं। ठीक है, डायग्राम को इजी वे में, तो ये जो हम बताएं अंडाशय जो हमारा यानी प्राथमिक जनन, यानी प्राथमिक जनन तक अंग वाला था अंडाशय, तो ये हम जिसे हम एग भी बोल सकते हैं। ठीक, एग यहाँ से एग हो गया। अब देखिए करिए, यहीं पर हमारा फैलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट है जिसे अंडवाहिनियाँ बोलते हैं, यहीं पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन यहाँ से होता है, धीरे धीरे देखो करिए अंडा यहाँ से देखो जा रहे हैं और यहाँ हमारा क्या हो जाता है बाबू, इम्प्लांट हो जाता है। ये जहाँ इम्प्लांट होता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय यानी बच्चेदानी बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर होती है, आप 11th में जाइएगा तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक, और ये आप चित्र यदि ये समझ आया तो यानी 2 4 नाम जो मेन है वो आप लिख दीजिएगा। योनि, यानी ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से हमारा क्या होता था, स्पर्म, यहाँ से स्पर्म अंदर जाता है और यहाँ से जाकर फर्टिलाइज कर देता है। ठीक, ये हमारा था जनन तंत्र। अब इसमें टॉपिक यह जरूर याद करिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो करिए, जो हम बताए हैं अंडवाहिनियाँ ना, ये अंडवाहिनियाँ बताए हैं, उसका गर्भाशय यानी हेडिंग डाल के लैंगिक द्वितीयक लैंगिक अंग में ये डाल लिखिएगा और फिर गर्भाशय लिखिएगा। फिर हमारा क्या लिखिएगा, यहाँ से योनि के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, थोड़ा के बारे में सब जरूर लिखिएगा। और हमारा देखिएगा इनके बारे में जरूर थोड़ा लिखिएगा। ठीक, यहाँ से देख लीजिए। ठीक, और यदि नहीं देखा है तो यहाँ से दोबारा इसे देख लीजिए। यानी ये हमारा देखिए करिए, ये है, पॉज करके आप देख सकते हैं, यानी द्वितीयक ये में हो गया और ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ से डायग्राम हो गया। अब हेडिंग में तुम्हारा ये गर्भाशय और योनि हो गया, ये हमारा गर्भाशय और योनि हो गया। ठीक, अब देखिए करिए लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। लिंग गुणसूत्र मतलब क्या होता है, जो हम
किससे, यानी पेरेंट से कैसे मैच करते हैं, कहाँ से पेरेंट आए, यानी पेरेंट में कितने गुणसूत्र आए हैं। अब मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। हम सब लोगों में यानी 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ठीक। और ये 23वां जोड़ा जो होता है यही हमें ये डिसाइड करता है कि आप मेल होंगे या फीमेल। यानी 22 हमारा मदर से आता है, यानी 22 मदर से आता है, 22 हमारा फादर से आता है। और ये जो 23वां यानी 23 आता है टोटल, तो हमारा 23वां यानी यक्स और यक्स और यानी यक्स और यानी यक्स और यक्स वाई, ये फादर से है, ठीक है। इस पे हमारा डिपेंड करता है कि आप कैसे देखिए, ये डायग्राम आपको बताते हैं। यदि नर यानी आपके जो पापा है, यदि यक्स वाई है पापा, यानी पापा लेडी हमारा क्या होता है यक्स वाई होता है, और फीमेल में यक्स होता है। देखिए यदि नर से यदि यक्स आया, फीमेल से यदि यक्स आया तो हमारा लड़का नहीं लड़की पैदा होगी, क्या मादा लड़की पैदा होगी। और यदि नर से हमारा वाई आया और यक्स से हमारा मादा से क्या है बाबू यक्स आया, तो हमारा पर लड़का पैदा होगा। तो बताइए इसमें जो यक्स है और यक्स है, तो बताओ कौन डिसाइड, यानी डिसाइड कौन कर रहा है, फादर कर रहे हैं ना। इसीलिए यानी लेडीज़ों पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये आपका यानी लड़की पैदा हो रही तो यानी मम्मी का दिक्कत है। यानी किसकी दिक्कत है, यानी सब मेल पे डिपेंड करता है कि यानी लड़का होगा या लड़की, ठीक। ये था हमारा लिंग भी गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ से आप ऐसे धीरे धीरे पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप सुनिएगा तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉज करके पढ़ लीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था हमारा 11वें कक्षा। अब हमारा लास्ट वाला पोर्शन 12 है, इसे आप बढ़िया से लिखिएगा। क्या पूछा है, यानी पूछा है पाचन तंत्र के तंत्रिका तंत्र चित्र बनाइए और अमाशय और क्षुद्रांत में होने वाले पाचन क्रिया के बारे में बताना। आप एक पेज पे ऐसे बनाइएगा। पाचन तंत्र में आहार नाल आता है, ग्रंथियाँ आती हैं। अब आहार नाल में क्या क्या देखो, आहार नाल में आपको मुख के बारे में लिखना, मुख में हमारा दांत होता है ये लिखना पड़ेगा, ये हमारा जीभ होता है ये लिखना पड़ेगा, लार ग्रंथि भी होती है, ये जो लार ग्रंथि है हमारे मुंह में होती है, ये भी तीन होती है इसके अंतर्गत, यानी तीन इस साइड 3 इस साइड, यानी 6 नंबर में होती है। यानी पेयर में यदि लिखना है तो 3 इन पेयर में लिख देना है, ठीक है। जैसे हमारा चप्पल पेयर में होता है ना, 2 चप्पल होते हैं, एक चप्पल कोई नहीं पहन सकता। ग्रसनी कहने का मतलब एक ग्रसनी जिसे आइसोफेगस बोलते हैं। स्टमक के बारे में, पेट के बारे में लिख देगा, छोटी आंत के बड़ी लिखिए, बड़ी आंत के बारे में, एनस के बारे में लिख के आप खत्म करिएगा। और लीवर के बारे में लिखिए, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे अंदर होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड हो गई, ठीक। और ये अमाशय यानी अग्नाशय हो गया, ये हमारा चित्र है, ठीक। यानी मुंह से देखो करिए आइसोफेगस, पेट में आया, पेट से हमारा यानी छोटी आंत से बड़ी आंत हमारे क्या होता है मलाशय, गुदा द्वार के द्वार बाहर निकल जाता है, ये हमारा लीवर है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पैंक्रियाज है, जिसे हम क्या बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। कभी यानी क्या होता है हम सब लोग को इंसुलिन निकलना यदि कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाता है, ये हमारा शुगर रोग हो जाता है, ठीक।